हमने हमारे फिजियोलॉजी वाले पेपर में पहली यूनिट पूरी कर ली है। अब दूसरी यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसकी आज हम शुरुआत करेंगे। दैट इज रेस्पिरेशन, श्वसन। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे श्वसन क्या है। तो जनरली यही कंसेप्ट होता है हमारे मन में, श्वसन क्या है? सांस लेना। हम सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। इतनी बेसिक चीजें, लेकिन वास्तव में वो ऑक्सीजन क्या करती है, क्या रोल है उसका? क्यों हम कुछ मिनट भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाते? उस सारी प्रक्रिया को हम समझेंगे जिसे श्वसन कहते हैं। चलिए, तो पहले तो एक साइंटिफिक टर्म में उसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि श्वसन है क्या। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अब क्या है ये, उसको हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम प्राणियों के संदर्भ में देखें, आप जो भी खाना खाते हैं एंड प्रोडक्ट वो शुगर में बदल जाता है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। वो ग्लूकोज ब्लड में आ जाती है। आप श्वसन की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं वो भी ब्लड में आ जाती है। अब ये ऑक्सीजन क्या करती है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ करके एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब श्वसन ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। नंबर एक, ऑक्सीजन यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ती है, उसके लिए केमिस्ट्री में वर्ड है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होता है। तो अब मैं परिभाषा की तरफ वापस लौटता हूँ। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी आप सिर्फ खाना खाएंगे, बॉडी में ग्लूकोज आएगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी तो कोई सेंस नहीं होगा, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी। और हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो एटीपी से ही चलता है। सेम प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? फोटोसिंथेसिस से जो बनता है, दैट इज स्टार्च। स्टार्च किसमें टूटता है? शुगर में। और उस शुगर को तोड़कर भी सेम इसी प्रक्रिया द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो श्वसन, थोड़े बहुत बेसिक डिफरेंस है प्लांट्स में और एनिमल में, दोनों में एक ही तरह का होता है। तो परिभाषा तो होगी कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अब इसको रासायनिक समीकरण के रूप में समझ लेते हैं। सपोज ये शुगर है, तो इसको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तोड़ते हैं, जिससे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल के अणु बनते हैं, एंड 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि एटीपी के रूप में होती है। तो ग्लूकोज के एक अणु को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन के 6 अणु चाहिए, और ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 36 या 38 एटीपी बनते हैं। कैसे बनते हैं हम आगे पढ़ेंगे। और उससे 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड द होल दैट रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स में, वो टूटते हैं जिससे एनर्जी निकलती है। बायोकेमिस्ट्री हम इसकी बाद में समझेंगे। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं अब श्वसन के इस पूरे मैकेनिज्म पर। क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमें पादपों के संदर्भ में श्वसन प्रक्रिया पढ़नी है, तो हमें उससे पहले कुछ श्वसन के प्रकारों पर ध्यान देना होगा। आपने सुन रखे हैं शब्द वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, किण्वन, ये क्या होता है? हालांकि हमें जो पढ़ना है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, क्योंकि पौधों में वही होता है। चलिए, तो होता क्या है? श्वसन चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसकी शुरुआत होती है शुगर से। ये शुगर टूटती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसके टूटने से बनता है पायरुविक एसिड। So now the point is that
कि चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्लांट हो या एनिमल हो, ये कॉमन स्टेप है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। सभी में यही कॉमन स्टेप होती है। अब पायरुविक अम्ल का आगे भविष्य क्या होगा, इससे क्या बना, उसके आधार पर श्वसन अलग अलग प्रकार के। यदि ये पायरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो TCA साइकिल, जिसको हम क्रेब चक्र भी कहते हैं, अगर उसमें चली जाए तो ये तो हो गया हमारा वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन आवश्यक है, कहाँ आवश्यक है वो भी देखेंगे। लेकिन यदि पायरुविक अम्ल लैक्टिक एसिड में बदल जाए या इथेनॉल में बदल जाए, तो ये रेस्पिरेशन जो है वो क्या कहलाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इनकी तुलना भी करेंगे कि अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर क्या है। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर दें कि वायवीय श्वसन किसमें होता है, जंतुओं में और उच्च श्रेणी के पादपों में। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, जीवाणुओं में होता है, फंजाई में होता है। हालांकि एनिमल्स में भी कभी कभार कुछ ऊतकों में अवायवीय श्वसन होता है, प्लांट में भी कभी कभी सीड्स में या फ्रूट में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। किन परिस्थितियों में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हम ये जो प्रक्रिया है उस पर चर्चा करेंगे, जिसको कहते हैं वायवीय श्वसन, और जिसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। तो अवायवीय श्वसन मुख्य रूप से जीवाणु और कवकों में होता है, वायवीय श्वसन जंतुओं और पौधों में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और 36 या 38 एटीपी के अणु बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और उससे केवल 2 या 4 एटीपी बनते हैं, जो बैक्टीरिया या फंजाई के लिए काफी होते हैं। तो वहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन आवश्यक है, तभी इसको वायवीय कहा जाता है। और इससे ज्यादा मात्रा में एनर्जी बनती है, 686 किलो कैलोरी, वहां लगभग 28 किलो कैलोरी के लगभग एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चलिए, ये तो एक आउटलाइन प्रोसीजर हुआ रेस्पिरेशन का। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, उसको हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ें उससे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो पहले ही कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए, ताकि जब हम टुकड़ों में इसको पढ़ेंगे तो आगे समझने में दिक्कत नहीं। चलिए, इसकी जो पहली स्टेप है, जो शुरुआत होता है, दैट इज ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड, और इस स्टेप को कहते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, इस स्टेप को कह दिया ग्लाइकोलाइसिस। ना पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है फिर एसिटाइल कोएंजाइम A, ये दूसरी स्टेप है, इसका नाम है, इसको कहते हैं ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण, या एक मिनट में नाम लिख देता हूं पहले, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलीकरण, ये दूसरी स्टेप है, जिससे बनता क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम A। चलिए, अब तीसरी स्टेप आती है इसकी TCA साइकिल, ठीक है, तो ये इसकी थर्ड स्टेप है। चलिए, अब TCA साइकिल से क्या बनता है, तो इससे ATP बनते हैं, NADPH बनते हैं और FADPH के अणु बनते हैं। ये सब एनर्जी मॉलिक्यूल है। अब ये सभी एनर्जी मॉलिक्यूल जाते हैं किसमें, एक और सिस्टम में जाते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, ETC। तो ये
चौथा स्टेप है, और बस इस अंतिम स्टेप के बाद 36 आइदर 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। यानी हमें इस संपूर्ण प्रक्रिया में 4 चरण पढ़ने हैं। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, नंबर 3 टीसीएस साइकिल, नंबर 4 इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आप ये पहले स्टेप सभी उतार लें ताकि आपको ध्यान में रहे। क्रम मैं इसका हिंदी नाम भी लिख देता हूँ। इसका हिंदी नाम है ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। ईटीएस का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। ये है टीसीए चक्र, जिसका एक और नाम है क्रेब्स चक्र। ठीक है, और ये ग्लाइकोलाइसिस। ये आप इस फ्लो चार्ट को उतार लीजिए। चलिए अब हम पहली स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। सो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज के अणुओं का टूटना, किसमें? पाइरुविक अम्ल में, उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ होती है? चलिए, चाहे प्रोकैरियोट हो, बैक्टीरिया हो, या यूकैरियोट्स हो, प्लांट हो, एनिमल हो, उन सब में ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा कि वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन हो, दोनों ही विधियों में ये चरण होता ही है। अवायवीय श्वसन में तो यही श्वसन की प्रक्रिया है, केवल ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि इसी से 2 एटीपी के अणु बन जाते हैं जो उनके लिए पर्याप्त होते हैं, है ना। उससे आगे कोई प्रोसीजर नहीं, है ना। फर्मेंटेशन वगैरह क्या होता है आगे पढ़ेंगे। तो शुरुआत होती है ग्लाइकोलाइसिस से। ये साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट या एरोबिक, एनारोबिक दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन में ये प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, इसका कोर कंसेप्ट क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूटता है। नंबर 1। नंबर 2, इस प्रक्रिया में 4 एटीपी खर्च होते हैं, जबकि 2 एटीपी खर्च होते हैं और 4 एटीपी बनते हैं। मतलब इस प्रक्रिया में 2 एटीपी के अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। चलिए, तो अब हम इस संपूर्ण प्रक्रिया को स्टेप वाइज समझते हैं। चलिए, शुरुआत होती है ग्लूकोज से। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो बदल जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ध्यान रखिएगा, ये एब्रिविएशन मैं ग्लूकोज को सिर्फ जी से लिखूंगा, आप ध्यान रखना, जी फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज बदल जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, मतलब इसकी 6 पोजीशन पर फास्फेट समूह आया। अब ये कैसे आएगा? जब एटीपी खर्च होगी, यानी यहां ये स्टेप है, पहली स्टेप जिसमें एटीपी खर्च होगी और बनती है एटीपी। चलिए, ये पहली स्टेप। अब इसका समावयीकरण आइसोमेराइजेशन होता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट बदल जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। समावयता आइसोमेराइजेशन क्या होता है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। नाउ अब इंपॉर्टेंट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट पुनः फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बदल जाता है।
फॉस्फेट था, लेकिन अब उसके पहले कार्बन पर भी फॉस्फेट समूह जुड़ गया। अब ये कहां से आएगा? तो फिर वही बात कि यहां पर भी एटीपी खर्च होगी और क्या बनेगी? एडीपी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में एटीपी के 2 अणु खर्च होते हैं, तो वो यहाँ खर्च होते हैं। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वो चरण लिखिए, बताइए जहां पर एटीपी खर्च होती है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए एटीपी कहाँ खर्च हो रही है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और कि जहां एटीपी खर्च हो रही है वो अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब इरिवर्सिबल, लेकिन जहां एटीपी खर्च नहीं हो रही है ग्लाइकोलाइसिस में, वो प्रक्रियाएं रिवर्सिबल होती है। ये वापस इसमें कन्वर्जन हो सकता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस आपको ध्यान में होगा, अपने एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ा हो कि उसमें वापस जो है वो ग्लूकोज का निर्माण होता है ग्लाइकोजन से। तो ये 2 महत्वपूर्ण स्टेज जहां पर एटीपी खर्च हो रही है। चलिए अब हम इससे आगे की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहां से दिखाई नहीं देगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ऊपर से लिख रहा हूं उसको वापस। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। तो चलिए